गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी जो प्रस्ताव है उसकी स्वीकृति किस प्रकार से दी जाती है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस के बारे में समझते हैं। जो हम ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र पर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तब तक उस ऑफ़र या जो प्रपोज़ल के द्वारा हम एक प्रॉमिस नहीं बना सकते, एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो प्रत्येक एग्रीमेंट के लिए, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र या प्रपोज़ल पर एक्सेप्टेंस मिलना ज़रूरी है, तभी वो एक एग्रीमेंट या प्रॉमिस बन सकता है। तो इसका जो डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस के बारे में, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 2B में दिया गया है, और इसके अलावा हमने जो ऑफ़र का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2A में दिया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए जो एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जो डेफिनेशन में दिया गया है, डेफिनेशन में किस प्रकार से डिफाइन है। तो द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी जिस भी व्यक्ति के सामने कोई भी प्रस्ताव रखा गया है, यदि वह व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देता है, इसका मतलब प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हो गई माना जाएगा। ठीक है, तो प्रस्ताव पर स्वीकृति देना या जो जिस पक्षकार के द्वारा है वो सहमति देना है, उसी को हम स्वीकृति या एक्सेप्टेंस कहेंगे। और स्वीकृति जब दी जाती है तो उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना रहता है। ठीक है ना, तभी उसको हम एक वैलिड जो एक्सेप्टेंस मानेंगे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हु मेक एक्सेप्ट, यानी स्वीकृति कौन दे सकता है, एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, इसके बारे में है। एक्सेप्टेंस देखिए, जो प्रपोजल है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तरीके से एक जनरल प्रपोजल हो सकता है, जनरल ऑफर हो सकता है, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑफर हो सकता है। ठीक है ना, जनरल ऑफर या पर्टिकुलर ऑफर। ठीक है ना, जनरल ऑफर क्या है, पब्लिक एट लार्ज के लिए। एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक जो कंपनी है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे कार्बोलिक जो कंपनी है वो इन्फ्लुएंजा का जो मेडिसिन बनाती है, टेबलेट बनाती है, और उसने ये कहा कि यदि हमारी जो टेबलेट या मेडिसिन है वो यदि निर्धारित एक मेथड से यदि आप यूज में लेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम नहीं होगा। ठीक है ना, परंतु जो कार्लिल है उसने जो मेडिसिन है उनका उसी मेथड से यूज किया जो कार्बोलिक कंपनी ने बताया था, परंतु इसके बावजूद जो कार्लिल को जो जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और फिर जो ये कोर्ट ने कंपनी की को कहा कि वो जो कार्लिल है उसको कंपनसेशन दे। तो इस प्रकार से ये जो कंपनी ने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति है यदि वो हमारी मेडिसिन यूज करता है और उसको जुकाम नहीं होगा या इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ये एक प्रकार से जनरल ऑफर था। कोई भी व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस के द्वारा उसकी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके उस ऑफर को जो है एक्सेप्टेंस दे सकता है उस ऑफर पे। इसके अलावा एक दूसरा और एग्जांपल है मिसिंग पर्सन का। कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, और मिस्टर राम का कोई भी जैसे जो डॉग है वो गुम हो गया, तो उसने एक एड दिया और मिसिंग एड, उसमें लिखा कि यदि कोई भी व्यक्ति उसके डॉग को ढूंढ के लेके आएगा तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है उसको डॉग है उसको ढूंढ कर ला के दे सकता है, उसको फाइंड आउट कर सकता है। तो
वो उसको यदि ढूंढकर मिस्टर राम को सुपुर्द कर देता है तो उसको जो है ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है ना। तो जनरल ऑफर के अंदर कोई भी व्यक्ति है आप परफॉर्मेंस के माध्यम से कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है, और पर्टिकुलर जो प्रपोजल या ऑफर होते हैं उसमें केवल पर्टिकुलर पर्सन ही जो उस पर एक्सेप्टेंस दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे मैं एक जो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और मुझे एक फिल्म बनाना है, तो उसके लिए मैंने अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि क्या आप मेरी मूवी में काम करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस केवल अमिताभ बच्चन जी दे सकते हैं, ऐश्वर्या बच्चन या फिर अभिषेक बच्चन नहीं दे सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो जनरल ऑफर या प्रपोजल है उसमें एक्सेप्टेंस कोई भी व्यक्ति दे सकता है, परंतु यदि स्पेशल प्रपोजल है या कोई स्पेसिफिक प्रपोजल है, पर्टिकुलर प्रपोजल है, तो उसमें केवल पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो पर्सन है वही उस पर एक्सेप्टेंस दे सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो जो ऑफर है या जो प्रपोजल है उसको जो एक्सेप्ट करने का जो इफेक्ट क्या होता है। देखिए, यदि किसी भी ऑफर को पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, तो उसके बाद जो दोनों पार्टीज हैं उनके मध्य लीगल रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। और दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो यानी एक तरीके से जब ऑफर पर एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो एक जो प्रॉमिस या फिर एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, यानी जो प्रस्ताव की स्वीकृति से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है ये इसके बारे में। आइए इसको भी पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनडिस्क्वालिफाइड। आप यदि किसी भी ऑफर पर या प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि जैसे वो अपना जो 2 गाड़ी है वो आपको बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। आप उसको कहते हैं कि भाई मैं आपकी एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, तो यहाँ पर या 5 लाख रुपए में एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके से पार्शियल या आंशिक स्वीकृति कही जा सकती है। इसको पूर्ण स्वीकृति नहीं मानेंगे, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो जो आपकी स्वीकृति है वो पूर्ण होनी चाहिए, जैसा प्रस्ताव है आपको दिया गया है उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए आपको। और दूसरा ये है कि वो अनकंडीशनल या फिर अनडिस्क्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि कोई भी उसमें एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके सामने एक ऑफर रखा कि मैं अपनी जो कार है वो आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। आपने मुझे एक्सेप्टेंस दिया इस तरीके से कि आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी कार जो है खरीदने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप जो है इसका जो आने वाले जो 5 साल है उसका जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो आप उठाएंगे, सर्विस का जो एक्सपेंसेस है वो आप बियर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो स्वीकृति आपकी तरफ से दी जा रही है वो अनकंडीशनल नहीं है, उस पर आपने कंडीशंस ऐड कर दी कि आप खरीदना चाह रहे हैं मुझसे अपनी जो कार है, पर उसमें आपने कंडीशन क्या ऐड कर दी उसमें कि आप उसके साथ मेंटेनेंस की भी मांग कर रहे हैं आने वाले 5 साल के लिए। तो इस प्रकार से ये पूर्ण स्वीकृति नहीं है, ये शर्त रहित स्वीकृति नहीं है। तो जो आपकी एक्सेप्टेंस है या स्वीकृति है वो एक तो पूर्ण होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और
कंडीशन अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन यदि होगी एक्सेप्टेंस में तो उसको हम वैलिड जो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है acceptance of offer also deemed to be the acceptance of terms and conditions of proposals। जब आप किसी भी प्रपोजल या ऑफर पर एक्सेप्टेंस देते हैं तो आप उस ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है ना, बैंक की तरफ से आपको ऑफर किया जा रहा है, आप उसमें एक तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करते हैं, तो वहां पर आप जो उस अकाउंट से जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस के साथ आप ऑफर की जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम बात करते हैं इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो एक निर्धारित विधि में या निर्धारित मैनर से दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक व्यापारी है और उसने जो एक प्रस्ताव भेजा है अपने ड्राइवर के साथ किसी दूसरे व्यापारी को कि वह उसे जो 50 क्विंटल जो वीट है गेहूं बेचना चाहता है, ठीक है ना। और यदि संबंधित व्यापारी जिसको प्रस्ताव किया गया है यदि वो खरीदने के लिए तैयार है तो अपनी स्वीकृति उसी ड्राइवर के साथ वापस भेजें। तो यहाँ पर देखिए वो वैलिड स्वीकृति या एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब एक्सेप्टेंस उसी ड्राइवर के द्वारा जो निर्धारित मेथड के द्वारा यदि वो भेज दी जाती है, ठीक है ना। यदि आपको कोई ऑफर किया गया है, ठीक है ना, और उसमें कुछ कहा गया है कि आप अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो एक लेटर के माध्यम से भेजेंगे, तो उसमें लेटर के द्वारा जब भेजेंगे तभी वो एक्सेप्टेंस मान्य होगी। यदि आप उसको फोन करके एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो वो मान्य नहीं है। इसका एक एग्जांपल और हम समझते हैं, जैसे आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अचल संपत्ति है, घर है, प्लॉट है, खेत है, उसको सेल करते हैं, तो सेल की जो स्वीकृति है वो तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि आप उसमें उसके लिए एफिडेविट पर साइन नहीं करेंगे या उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मेथड डिटरमाइन किया गया, कोई भी अचल संपत्ति हमें बेचना है, प्रॉपर्टी बेचना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, जो एक्सेप्टेंस है वो हमें एग्रीमेंट पर साइन करके देते हैं। तो उस मेथड में यानी जो भी मेथड एप्रोप्रिएट हो कानून की नज़र में, या जो प्रपोजर है, प्रस्तावक है, उसके द्वारा जो भी डिमांडेड मेथड है उसी फॉर्म में यदि आप स्वीकृति देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तभी उसे हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। नेक्स्ट है इट मे बी गिवन बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। यानी आप जो कंसिडरेशन या जो भी कंसिडरेशन मीन्स मतलब समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, जो भी आप एक्सचेंज करते हैं एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट में, उसको पार्टी एक्सेप्ट करके भी अपना एक्सेप्टेंस दे सकती है, एक्सेप्टेंस शो कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, जैसे वेडिंग सेरेमनी है, और उसके लिए आपने एक हलवाई को जो है बुक करना है, तो आपने हलवाई से पूछा कि कितना जो मिठाई बनाना है, उसके लिए आपने उससे बात की और फाइनल हो गई, ठीक है ना। आपने उसको एडवांस मनी दे दिया कुछ, ठीक है ना, 5,000 10,000 रुपए, तो वो एडवांस यदि हलवाई एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब उसने आपके ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करके भी पार्टी एक्सेप्टेंस दे सकती है। नेक्स्ट है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हम उसे कहते हैं
जो रिटर्न में या ओरली दी जाती है, या तो बोलकर हम कह सकते हैं, उच्चारण कर कर एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या हम लिखित में दे सकते हैं। और जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है उसको हम अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से, सिंबल से, साइन से, इमेज से इस प्रकार से दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो एक्सेप्टेंस जो देते हैं वो रिटर्न में देते हैं। इसके अलावा यदि आप जैसे बहुत बार जो आप बस स्टैंड पर जो बस आप खड़े हैं बस के इंतजार में, और बस आती है और वहाँ पर रुकती है, आप बैठ जाते हैं कुछ भी बिना बोले, ठीक है ना। और आप जब ड्राइवर है उसको टिकट का भी पैसा देते हैं, एक निर्धारित जो स्टैंड पर आप वापस उतर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये आपके बिहेवियर के द्वारा आपने एक्सेप्टेंस दी है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस दोनों ही प्रकार से हो सकती है, परंतु यदि डिमांड की गई है एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर मैनर में, किसी पर्टिकुलर मेथड में, तब आपको उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देना। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं जो भी एप्रोप्रिएट हो अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द ट्रेड, यानी जो व्यापार की शर्तें हैं या व्यापार में जो प्रचलित प्रथाएं हैं उनके अनुसार जो भी पॉपुलर तरीका है एक्सेप्टेंस देने का, उनके अनुसार आप दे सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है, यदि किसी पर्टिकुलर मेथड में एक्सेप्टेंस की डिमांड की गई है तब केवल आपको उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देना है, उसी मेथड में एक्सेप्टेंस देना है, तभी उसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। जो एक्सेप्टेंस है वो आपको स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम में ही देना है। इसका मैं देखिए एग्जांपल बताता हूँ। स्पेसिफाइड टाइम, आपको ये कहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ 5 लाख में, और यदि आप उसको खरीदने के लिए तैयार है तो अपना एक्सेप्टेंस 10 दिन में मुझे उसका उत्तर दें, उस स्वीकृति दें। तो ये क्या है, स्पेसिफाइड है। तो आप 10 दिन में ही उसका जो ये प्रस्ताव है या ऑफर है, प्रपोजल है, इस पर अपना एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। आप 10 दिन के बाद देते हैं, 1 महीने बाद में, तो उस एक्सेप्टेंस को हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल टाइम देखिए कोई डेयरी कंपनी है, जैसे एक किसान, सपोज कीजिए एक किसान है और वो डेयरी का बिजनेस करता है, और उसने किसी व्यक्ति को ऑफर किया कि वह 100 लीटर 100 लीटर जो मिल्क है, भैंस का मिल्क, वो बेचना चाह रहा है। उसने ये जो प्रस्ताव है किसी व्यक्ति के सामने जो मॉर्निंग में 7 बजे रखा। तो देखिए ये इस प्रस्ताव की जो स्वीकृति है वो करीब 9 बजे 10 बजे के करीब है, वो 11 बजे करीब मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद 2-3 घंटों के बाद में गर्मी के समय में जो मिल्क है वो वैसे भी खराब हो जाता है। तो ये क्या रीजनेबल टाइम है, उसकी स्वीकृति 2-3 घंटों के अंदर मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी गिवन व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स। जो एक्सेप्टेंस है वो केवल तभी दी जा सकती है जब ऑफर इन फोर्स यानी प्रभाव में हो, यानी ऑपरेशनल हो, इफेक्टिव हो, तभी हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे अपनी गाड़ी आपको बेचना है 5 लाख रुपए में, और ये आप जो है 2 दिन में इसका जो स्वीकृति दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपने स्वीकृति नहीं दी पहले दिन, ठीक है ना, परंतु मैंने पहले दिन उस ऑफर को वापस ले लिया, ठीक है ना। आपने कोई स्वीकृति नहीं दी, मैंने कहा कि भाई मुझे अब अपनी गाड़ी नहीं बेचना है। तो स्वीकृति मिलने से पहले यदि ऑफर को विड्रॉल कर लिया जाता है प्रस्तावक के द्वारा, प्रपोजर के द्वारा, ऑफर के द्वारा, तब आप स्वीकृति नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि अब क्या है, ऑफर
फोर्स में नहीं है, प्रभाव नहीं है, क्योंकि ऑफर है वो वापस ले लिया गया है। ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं बाजार में कोई भी वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है ना, जैसे उसने एक तरीके से अपना जो सामान बेच रहा है, ठीक है ना, अब वेजिटेबल है, उसने कहा कि यदि आपको इतने में परचेज करना है तो आप मुझे 1 घंटे के अंदर इसका उत्तर दें। ठीक है ना। तो 1 घंटे से पहले यदि आपने उत्तर नहीं दिया है, उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो वो क्या है, तुरंत कह आपने आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिलने से पहले वो अपने ऑफर को विड्रॉल कर सकता है। बट यदि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है उसके बाद वह ऑफर विड्रॉल नहीं कर सकता, कानूनी रूप से वह अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए बाध्य होता है, बाउंड होता है। ठीक। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस है उसको परफॉर्म करके भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ये एक तरीके से जो कार्लिल वर्सेस जो कार्बोलिक जो लिमिटेड कंपनी थी उसका एग्जांपल आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो कंडीशंस है उनको आप जो एक्सेप्ट करके आप अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल पर या ऑफर पर दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखिए आपको एक जो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राम ने जो अनीता है उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में अनीता को बेचना चाहता है। अनीता का बहुत मन है कि वह जो राम के पास गाड़ी है उसको खरीदे। उसने मन में विचार भी किया, परंतु उस पर स्वीकृति नहीं दी। जो अपना मैसेज है, अपना जो सहमति है, वो राम को कन्वे नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया। तो उसको हम एक प्रॉपर मन बनाने से या मन में डिसाइड करने से जो एक्सेप्टेंस नहीं बन जाती। एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, ऑफर जिसको किया गया है, उसके द्वारा स्वीकृति जो प्रस्तावक या जो ऑफरर है या प्रपोजर है उसको कम्युनिकेट की जानी चाहिए। ठीक है ना। जब अनीता राम को ये लिखित में या फोन कर कर अपनी एक्सेप्टेंस देगी तभी उस एक्सेप्टेंस को हम पूरा मानेंगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट पर्सन। जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, यानी जो योग्य व्यक्ति है, जो अनुबंध करने में सक्षम व्यक्ति है, केवल उसी के द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, एक तरीके से हो सकता है कि जब ऑफर किया गया था तब व्यक्ति एक तरीके से साउंड माइंड का था, परंतु जब एक्सेप्टेंस दी है तो उस समय हो सकता है कि वो एक तरीके से अनसाउंड माइंड हो गया उसका। ठीक है, अस्वस्थ मस्तिष्क। तो उस समय यदि वो एक्सेप्टेंस देगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल केस में कोई जेल हो गई है तो उस जब तक वो जेल में रहता है तब तक वो किसी भी ऑफर पर या प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसका जो राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है ना। जब तक वो जेल से बाहर आने के बाद में वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। इसके अलावा जो हमने एक तरीके से माइनर है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी फ्रॉम कॉम्पिटेंट। हाँ, अच्छा, ये हमने कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 11 नंबर प्रोविजन है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इज नो एक्सेप्टेंस। यानी कोई भी जो करंट में जो एक्सेप्टेंस दी गई है उसमें एक ऐसी बात कही गई है कि जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही किया जाएगा। तो इस प्रकार की एक्सेप्टेंस को
एक जो प्रॉपर एक्सेप्टेंस या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। कि अभी जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है वो एक तरीके से उसमें कोई भी कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा, और जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो फ्यूचर में करेंगे जो लीगल एडवाइजर या एडवोकेट है उससे सलाह लेके। तो ये फिर वर्तमान में जो एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो एक्सेप्टेंस है इज सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें एक प्रोविजन रख दिया कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना उसमें कानूनी रूप से बाउंड होंगे। बट अभी जो है उसका इंटेंशन लीगल रिलेशन इस्टेब्लिश करना नहीं है। तो जब लीगल रिलेशन इस्टेब्लिश करना नहीं है वर्तमान में, ये आपने फ्यूचर के लिए एक तरीके से पोस्टपोन्ड कर दिए हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि मैं अपना प्लॉट है वो 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ, बट इसका जो ना तो मैं अभी क्या है आपसे पेमेंट लूँगा, और ना ही प्लॉट है वो आपके जो नाम है वो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र करेंगे, जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी जो मौन है, मौन रहना या मौन रहने की अवस्था को स्वीकृति नहीं माना जाएगा। साइलेंस को एक्सेप्टेंस या स्वीकृति नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने आपको ये एक ऑफर रखा कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, और यदि आप 10 दिनों तक उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप मेरी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, आप रेडी हैं, और आपकी एक्सेप्टेंस पूरी मानी जाएगी यदि आप 10 दिन तक उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अगले ने आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, आप साइलेंस रहे, और साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।